आज का हमारा प्लानिंग है एग्रीकल्चर प्लानिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं कृषि नियोजन। प्लानिंग का मतलब लोग समझते होंगे किसी चीज़ को प्लान करना कि पहले ही हम उस चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लें कि हमें कब, कैसे, क्यों, कहाँ, किस लिए करना है। जो भी चीज़ जैसे हम होता है ना कि कोई चीज़ आप कहीं जाना होता है तो प्लान करते हैं, तो इसे यहाँ पे हम पहले प्लान का देख लेंगे प्लान क्या होता है। तो कहीं आप जाते हैं तो उसके लिए आप पहले तैयारी करते हैं कि हमें कब जाना है तो किस साधन से जाना है, ट्रेन से जाना है कि एरोप्लेन से जाना है कि बस से जाना है या पैदल जाना है। अब जहाँ जाएंगे वहाँ के लिए कितने खर्च लगेंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे आप, या हम वहाँ जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, मौसम जैसा रहेगा उस हिसाब से आप कपड़े लेके जाएंगे। तो आप एक प्लान करते हैं जहाँ पे जाना रहता है पहले ही, मतलब पूर्व नियोजित पहले से ही एक योजना बना लेते हैं कि हमें ऐसे करके चलना है वहाँ पे, तो अपना लक्ष्य तक पहुँचते हैं। तो प्लानिंग को पहले समझेंगे, उसके बाद से हम एग्रीकल्चरल प्लानिंग को समझेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे प्लानिंग का डेफिनेशन। सबसे पहले प्लानिंग देखेंगे। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। मतलब ये है कि भविष्य में जो कोई कार्य करना है उसके लिए पहले ही निर्णय लेना नियोजन कहलाता है या प्लानिंग कहलाता है। वही बात है जो आप काम होने वाला है भविष्य में, फ्यूचर में, मान लीजिए कल आपको कहीं जाना है तो उसके लिए पहले ही आपको डिसाइड करेंगे कि कैसे जाना है, क्यों जाना है, कब निकलना है, किससे जाना है, क्या लेके जाना है। तो ये सब पहले हम एक मतलब पूरा योजना बना लेते हैं, एक पहले ही डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। तो वही उसी चीज़ को हम कहते हैं नियोजन। हिंदी में नियोजन बोलेंगे, इंग्लिश में प्लानिंग बोलेंगे। प्लानिंग को समझ गए आप। प्लानिंग जानेंगे तो अगला स्टेप आपका आएगा एग्रीकल्चरल प्लानिंग। प्लानिंग सेम होगा, प्लानिंग मतलब किसी भी सेक्टर में हो सकता है, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्लानिंग हमको पढ़ना है जो कृषि से संबंधित होगा। इसके डेफिनेशन में आप देखिए, कृषि नियोजन से अभिप्राय देश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की संतुलित मानवीय संसाधनों को संतुलित ढंग से एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिससे देश का तीव्र आर्थिक विकास किया जा सके। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि देश का विकास करने की बात कर रहा है। देश का मतलब तो पहले हम जब आप प्लान करेंगे तो खुद का डेवलपमेंट होगा, खुद का विकास होगा। तो खुद का विकास होगा इसका मतलब आपसे देश बना है भाई, लोगों से, जन जन से देश बना है, तो खुद का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। तो जैसे एक किसान है, अगर कोई चीज़ वो उगा रहा है तो यहाँ पे देखिए दिया प्राकृतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन। तो संसाधन में जैसे होता है, हमने आपको बताया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगले चैप्टर में वो पढ़ाया भी जाएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल मैनेजमेंट, ये सब तो होते हैं। तो ये सब संसाधन कराते हैं जिसके सहायता से हमने प्रोडक्शन शुरू किया है। तो उसमें प्राकृतिक भी है, मानवीय भी है। प्राकृतिक में क्या है, जो प्राकृतिक रिसोर्स हैं, जैसे मान लीजिए भूमि हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, वर्षा हो गया, ये सब आती जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स हो गए। और मानवीय रिसोर्स वो हैं जैसे आपके पास ट्रैक्टर है, पंपिंग सेट है, हल है, ये सब मानवीय रिसोर्स हैं। तो इन सब का संतुलित ढंग से एक निश्चित अवधि के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के इसका प्रयोग करना है समुचित ढंग से। तो आप जैसे आपको कोई चीज़ का प्रोडक्शन करना है एग्रीकल्चर में, तो आप पहले प्लान बना लेंगे कि हमें कैसे कैसे किन किन चीज़ों का कैसे प्रयोग करना है, ताकि हमारा जो टारगेट है, जो आप लक्ष्य बनाएंगे कि हमको प्रोडक्शन 1 क्विंटल लेना है या 10 क्विंटल लेना है, जितना भी लेना है, उस टारगेट को पाने के लिए आप अपने जितने भी संसाधन है उसका एकदम संतुलित ढंग से प्रयोग करेंगे। और दिया है कि निश्चित अवधि के लिए, जैसे प्लान बनता है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि हमें प्लान 6 महीने का है कि 1 साल का है कि 5 साल का है, जो भी प्लान होगा उसका एक टाइम पीरियड होगा। तो उतनी अवधि के लिए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जिससे देश की तीव्र आर्थिक विकास किया जा सके। मतलब कि जब आपका प्लानिंग सही रहेगा तो आपका डेवलपमेंट होगा, आपका विकास होगा।
आपका विकास होगा, आपके साथ साथ देश का भी विकास होगा। ये डेफिनेशन है। अगला एक और डेफिनेशन इसमें है, कृषि नियोजन कृषि व्यवसाय में एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसमें लगातार विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमित संसाधनों का संगठन और प्रबंधन शामिल है। ये भी बात वही कर रहा है, जैसे कृषि व्यवसाय में कोई निर्णय लेंगे, या निर्णय इसमें कह रहा है कि विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो टारगेट है तो वो एक स्पेशल टारगेट हो जाएगा। उसको प्राप्त करने के जो भी आपके पास सीमित संसाधन है, संसाधन क्योंकि अनलिमिटेड नहीं होता है किसी के पास, जो भी रिसोर्स है वो लिमिटेड है किसी चीज़ का। जैसे आपके पास भूमि है तो वो भी लिमिट है, आपके पास फर्टिलाइजर होगा वो भी लिमिट में होगा, आपके पास लेबर होंगे वो भी लिमिट में होंगे, आपके पास सीड होगा वो भी लिमिट में होगा। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड, तो वही सीमित संसाधन की बात कर रहा है। और संगठन मतलब जैसे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन बना होगा, जितने लोग का ग्रुप होगा जो उसमें काम कर रहे होंगे, जो मैनेजमेंट वहाँ पे काम कर रहा होगा, इन सब मिला कर करके जो आपका विशिष्ट लक्ष्य होगा उसको प्राप्त करेंगे। आगे बढ़िए, इसमें कृषि नियोजन से सभी संभावित विकल्पों में से सबसे लाभदायक विकल्प का चयन करना शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने प्लान बनाया है तो होता है ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, मतलब एक प्लान फेल कर गया तो दूसरा प्लान हम लागू कर देंगे, दूसरा फेल होगा तीसरा प्लान सब। तो आपके पास जो भी प्लान है उसमें से सबसे बढ़िया जो होगा, सबसे लाभदायक जो होगा, उसी प्लान का हम चयन करेंगे। मान लीजिए आपके पास 3 प्लान है, तीनों में सबसे अच्छा कौन है तो उस प्लान को हम पहले सेलेक्ट करेंगे। अगर वो प्लान फेल होता है तो प्लान अगला, उसके बाद जो नेक्स्ट प्लान होगा उसको हम वहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे क्या है। तो सीधा सीधा मतलब जैसे कि कोई भी प्लान करते हैं किसी भी काम में, तो सिंपल प्लान हो गया। अगर वही प्लानिंग आप कृषि के क्षेत्र में कर रहे हैं, चाहे कृषि व्यवसाय में, चाहे कृषि प्रोडक्शन में, चाहे कोई पोल्ट्री प्रोडक्शन हुआ, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हुआ, ये सब कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। तो या क्रॉप प्रोडक्शन, तो जिसमें भी आप करेंगे जो जो काम आपको, जो आपका टारगेट रहेगा, हमको उसको उस चीज़ को प्राप्त करना है, तो प्राप्त करने से पहले कुछ काम करना पड़ेगा आपको, कुछ किसी विशेष तरीके से करना पड़ेगा, किसी विशेष समय अवधि में करना पड़ेगा। तो उन सब कामों को पहले तैयार करना, उसका निर्णय लेना, वही कहलाता है एग्रीकल्चर प्लानिंग। ठीक, अब देखिए एक है इसी से रिलेटेड फार्म प्लानिंग। फार्म प्लानिंग को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र नियोजन। फार्म प्लानिंग इज ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ ए फार्म। बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, मतलब प्रक्षेत्र नियोजन, प्रक्षेत्र के निर्णय लेने की एक प्रक्रिया। प्रक्षेत्र होता है जहाँ पे आप खेती करते हैं वही फार्म है, जैसे तो बोलते हैं ना फार्म हाउस है, जहाँ पे खेती होती होता है वहाँ पे घर बना होता है तो फार्म हाउस बोलते हैं। या तो या आप फार्म मैनेजमेंट पढ़े होंगे, प्रक्षेत्र प्रबंधन के एक मतलब एक एरिया रहेगा जहाँ पे आपका कृषि से संबंधित काम होगा। वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है। तो उस विशेष एरिया को फार्म बोलते हैं, जहाँ पे फार्म बिल्डिंग भी होता है, इरिगेशन चैनल होता है, कई चीज़ें उपलब्ध होती हैं, लेबर कॉटेज हाउस होता है। तो वहाँ पे जो भी प्लानिंग करना है आपको, उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उस फार्म पे जो जो काम हो रहा है या जो आगे करने वाले हैं उसका जो भी डिसीजन ले रहे हैं वही कहलाता है फार्म प्लानिंग। बहुत छोटा सा है। अब आगे चलते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ फार्म प्लानिंग, कृषि नियोजन का महत्व। पहला है देश के आर्थिक विकास में योगदान। जब प्लानिंग आपकी अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट होगा, आपका विकास होगा, आपका आर्थिक विकास होगा तो देश का भी आर्थिक विकास होगा। तो ये पहला हो गया देश में आर्थिक विकास में योगदान। दूसरा है खाद्यान्न की आपूर्ति। जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो जितने भी फूड मटेरियल है, खाने की सामग्री, उसकी आपूर्ति भी अच्छे से होगी। तीसरा है उद्योगों के लिए कच्चा माल। एग्रीकल्चर से जानते हैं कि जो इंडस्ट्री है उसके लिए रॉ मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाता है, जैसे शुगर फैक्ट्री, उसके लिए गन्ना कच्चा माल के रूप में उपलब्ध होता है, या कपास भी कच्चा माल है, या और भी चीज़ें हैं, जैसे फ्लोर मिल है उसके लिए गेहूँ कच्चा माल के रूप में उपलब्ध होगा। तो ऐसे करके या जो कोई फूड इंडस्ट्री, फ्रूट इंडस्ट्री है, जैसे जूस जो बेचते हैं, जैसे आम का जूस या नींबू का जूस है, जो भी है उनके लिए भी आप जो आपका पोमोलॉजी है उसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये सब इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो एग्रीकल्चर से आता है।
अगला है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं, पहले तो उसका खाने के लिए ज़रूरत की चीज़ें पड़ेंगी। जाहिर सी बात है, खाने की चीज़ें सारी एग्रीकल्चर से मिलेंगी आपको, चाहे वेज हो या नॉन वेज हो, दोनों एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आते हैं। ठीक। या दूसरा आप देखेंगे कि कपड़े के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो कपड़े भी एग्रीकल्चर से ही आते हैं। कपास जानते हैं, फिर शहतूत, ये सब आपके कपड़ों के लिए हो जाता है। और मकान भी तो छप्पर उप्पर का लोग बना देते हैं, तो ये भी मकान भी ज़रूरत पड़ जाती है एग्रीकल्चर से, आप पूरा कर सकते हैं इसको। अगला है खाद्यान्न के संबंध में देश की आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस। तो मतलब कि जो भी डिपेंडेंस है, मतलब हम खाद्यान्न के लिए, खाने के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहें। इतना इतना प्रोडक्शन हो जाए कि जितने भी चीज़ों को ज़रूरत है हमारे देश में, चाहे मसाले हों, चाहे जूस, फल हो, चाहे दूध हो, या खाद्यान्न सामग्री हो, ग्रेन हो, अनाज वाली फसलें हों, दाल हो, सारी चीज़ों की संतुलित मात्रा में उत्पादन होगा तो हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। तो जो हमारी प्लानिंग अच्छी रहेगी तो जाहिर सी बात है हमारा प्रोडक्शन भी बैलेंस होगा, और और हम अपने खाद्यान्नों के लिए अपने देश पर आत्मनिर्भर रहेंगे। और प्रोडक्शन और ज़्यादा हो जाएगा तो हम दूसरे देश में निर्यात भी कर सकते हैं, अपने भी खा सकते हैं और दूसरे को खिला भी सकते हैं। और इस समय जानते हैं लॉकडाउन के समय में जो भी देश खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है वो इस समय बहुत ज़्यादा फायदे में, क्योंकि लॉकडाउन के समय ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट चीज़ें बंद चल रही हैं, एक दूसरे देश में आवागमन भी बंद चल रहा है। तो इस वजह से लोग जिस देश में आत्मनिर्भरता है तो उनकी किसी देश से खाने की चीज़ें मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि मूलभूत आवश्यकता का खाना है, खाना रहेगा तो जिंदा रहेंगे। तो जो भी एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड वाले देश है, जहाँ पे भी कृषि सामग्री ज़्यादा उत्पादन होता है, जैसे चाइना है, इंडिया है, तो वहाँ पे ये लोग फूड मटेरियल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, किसी दूसरे देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तो इस समय जो एक क्राइसिस चल रहा है, ऐसे जो कोरोना का जो दिक्कत है, जिसे लोग एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसके पास जो भी खाने की चीज़ है, किसान के पास हर चीज़ उपलब्ध है, तो इस समय उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा होगा, जो अपने घर पे ही हर चीज़ उसका उपलब्ध है। लेकिन जिसके पास अनाज नहीं है, जिसके पास सब्जी नहीं है, तो उसको खाने के लिए कहीं ना कहीं से दूसरे जगह से मंगाना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा या तो बाहर निकलेगा तो उससे दिक्कत होगा, या कोई देश दूसरे देश से मंगाएगा तो वहाँ से हो सकता है इन्फेक्शन आने के चांसेस हो। तो इस तरह से अगर खाद्यान्न के मामले में कोई देश आत्मनिर्भर है तो उसे कम से कम वहाँ पे भूखमरी की तरह कोई आपदा नहीं आ सकती है। बाकी कोई और हो सकता है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसकी कमजोरी हो, लेकिन जो भूखमरी की चीज़ें हैं, जो मूलभूत आवश्यकता है, उसके क्षेत्र में वो आत्मनिर्भर रहेगा। अगला है पशुओं के लिए चारा। तो पशुओं के लिए चारा भी जानते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, प्लानिंग अच्छी रहेगी तो पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध होगा। अगला है रोजगार के साधन। कृषि क्षेत्र में तमाम एम्प्लॉय लगे हुए हैं, बहुत से मजदूर लगे हुए हैं जो कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, और उनके रोजगार भी का साधन भी है, जिससे बेरोजगारी कम होगी। बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।